माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आज एक डिसीजन दिया गया है श्री श्याम बाबू जी की याचिका पर। आज से 2 दिन पहले 11 दिसंबर 2023 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें मामले को डिस्पोज कर दिया गया था, यानी निस्तारित कर दिया गया था। उसका जजमेंट आ चुका है। इस जजमेंट को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत चीज़ें भ्रामक चल रही हैं, जहां एक तरफ डीएलएड वाले खुशियां मना रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती जो 69,000 है उससे बाहर हो गई है इस जजमेंट के आधार पर। वहीं बीएड अभ्यर्थी अपने लिए जीत बता रहे हैं कि इससे उनका कोई भी प्रभावित नहीं हो रहा है, जो हित है। एक्चुअल खबर क्या है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो वहां पर चयनित हैं छठे चरण में, उनको बाहर करने के लिए आदेश दे दिया गया है। अब वहां के आदेश को लेकर के उत्तर प्रदेश की स्थिति को भी सेम बताया जा रहा है, और जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट ने बाहर किया उसी प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बाहर कर दिया है। इस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया साइट पर चल रही है। ये खबर पूरी तरीके से भ्रामक है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट साफ तौर पर इस जजमेंट में ये लिखती है कि यह हमारे समक्ष कोई केस है ही नहीं। देखिए, इट इज नॉट द केस बिफोर अस दैट द स्टेट ऑफ यूपी हैज नॉट एग्रीड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन इशूड बाई एनसीटी ऑन 4 सितंबर 2023। 4 सितंबर 2023 को एनसीटी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बारे में सभी राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को पत्र लिख करके अवगत करा दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, और इसी के आधार पर अब जो भी रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस होंगे वो एक तरीके से इसी नोटिफिकेशन के आधार पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया था। यहाँ पर हाईकोर्ट ये कह रही है कि हमारे पास समक्ष इस प्रकार का कोई केस है ही नहीं। कहने का मतलब कि ये कोई केस बन ही नहीं रहा है। हाईकोर्ट ये कह रही है कि जब रेगुलेटरी बॉडी ने ये क्लियर नोटिफिकेशन दे दिया है और राज्य सरकार बाउंड है इस नोटिफिकेशन से, तो इस प्रकार का कि राज्य सरकार मना कर रही है या फिर एग्री नहीं कर रही है, इस प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रही है। देखिए, पहली लाइन में साफ शब्दों में उनके द्वारा कहा गया है। आगे उनके द्वारा ये कहा गया है, वी सी नो रीजन for the petitioners to assail the amendment made in the rule which were notified in furtherance of notification dated 28 जून 2018। हाईकोर्ट ये कहती है कि पिटिशनर्स के द्वारा जो केस फाइल किया गया है कि जो अमेंडमेंट किया गया था अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर उसको चैलेंज किया गया। तो ये तो नेचुरल चीज़ है ना कि जिस अमेंडमेंट जो किया गया था अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में, वो जाहिर सी बात है 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर किया गया था, और वो चूंकि बाइंडिंग नेचर का था। श्री रामशरण मौर्य वाले केस में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य सरकार ने बीएड को शामिल करके ठीक किया, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उनका जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था वो बाइंडिंग नेचर का था, राज्य सरकार उससे बाउंड थी, इसीलिए उन्होंने बीएड को शामिल किया। आप रामशरण मौर्य वाले केस को देखेंगे तो उसमें यही लाइन लिखी गई है कि ये बाइंडिंग नेचर का था 28 जून 2018 वाला, इससे कोई भी राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती है। अगर आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का जजमेंट देखेंगे उसमें भी ये लाइन मेंशन की गई है कि जब रीट में राजस्थान सरकार ने बीएड को अलाउ नहीं किया तो राजस्थान सरकार की ये गलती थी। राजस्थान सरकार इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी, लेकिन नोटिफिकेशन में उनको बीएड को अलाउ करना चाहिए था। यही बात तो रामशरण मौर्य वाले केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो वही बात यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कह रही है कि जब 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देकर के राज्य सरकार ने अपने नियमावली में अमेंडमेंट कर दिया, संशोधन कर दिया, तो जब दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ 4 सितंबर 2023 को, तो इसको देख करके फिर से वहां की राज्य सरकार अमेंडमेंट कर लेगी, क्योंकि अब तो एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है उनके द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया जो कि बाइंडिंग नेचर का है, तो उसे सभी राज्यों को मानना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं है। फिर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहती है कि जो पिटिशनर्स हैं उनकी तसल्ली के लिए हम एक बार डायरेक्शन जारी कर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप जो 4 सितंबर 2023 का लेटर है उसके आधार पर जो लॉ के बेसिस पर अपने जो नियमावली है उस पर एक्ट करिए, यानी कि उसमें संशोधन कर लीजिए भविष्य की भर्तियों के लिए। अब यहां पर यह समझने वाली बात है कि जब उसमें संशोधन होगा, ध्यान से समझिए, जब उसमें संशोधन होगा तो आने वाली भर्तियों पर वो लागू होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो पुरानी भर्तियों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं। ध्यान से समझिए पूरे मामले को। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिव से संशोधन करने के लिए नहीं बोला है। रेट्रोस्पेक्टिव से संशोधन करने के लिए बोलती हाईकोर्ट तब तो ये जाकर के पिछली भर्तियों को प्रभावित करता। यहां पर उन्होंने 4 सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन जो एनसीटी ने जारी किया है उसके आधार पर एक्ट अपॉन
यानी कि उस पर कार्रवाई करने के लिए बोला है, जितना जल्दी संभव हो सके, अर्लीस्ट एट एक्ट अपॉन द नोटिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी कि जो नियमावली है 1981 उसमें जो संशोधन किया गया था उसको पुनः संशोधन करते हुए बीएड को बाहर निकालने के लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया है माननीय कोर्ट के द्वारा। अब यहां पर कोर्ट ने इसको रेट्रोस्पेक्टिव से संशोधन करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि संशोधन जब होगा, जिस दिन से ये संशोधन किया जाएगा उस दिन से ये लागू माना जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड कहाँ यूज किया है? तो रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड नहीं यूज किया है, तो इससे पहले जो संशोधन करके भर्ती हो चुकी है 69,000, उससे इसका तो कुछ लेना ही देना नहीं है। हाईकोर्ट सीधे तौर पर यह कह रही है कि ये हमारे समाज कोई केस बनता ही नहीं है। जब एनसीटी जो बाइंडिंग नेचर का नोटिफिकेशन निकाल चुकी है तो उसमें हमारा इंटरफेयर करने का क्या मतलब है? फिर भी अभ्यर्थियों के द्वारा जो अपील लेकर के आई गई है, इसके इंटरटेन करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक निर्देश जारी कर दिया राज्य सरकार को कि आप इसके संबंध में जो भी आपका कानून और लॉ के अकॉर्डिंग जो भी नियमावली है उसमें आप संशोधन कर लीजिए, बस इसका मतलब इतना ही है। यानी सीधे तौर पर इसका मतलब ये पड़ रहा है कि जो अब उत्तर प्रदेश में जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी उसमें संशोधन करके ही उसका नोटिफिकेशन जारी करने के लिए राज्य सरकार बाध्य होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है, 69,000 से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि जब बीएड अभ्यर्थी बिहार से बाहर हो सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं बाहर हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 137 वाला जो मामला है जो कि श्री धनंजय कुमार जी के द्वारा छठे चरण को चैलेंज किया गया था, उसी प्रकार का मामला 881 वाला है जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और 881 वाले मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर दिए गए फैसले के आलोक में फैसले को कंप्लीट करने के आदेश दिए हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस मामले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो अलग से आपको करना पड़ेगा। अगर आप गुड्डू सिंह जी की याचिका देखेंगे तो उसमें पूरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप आज के पहले की जो भर्ती जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और वो भी एपेक्स कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर उस चीज को चैलेंज कर रहे हैं 3 साल बाद, यानी 2023 में जारी हुए जजमेंट को लेकर के। तो अगर आप उस जजमेंट को रिव्यू कराना चाहते हैं तो आपको एक फ्रेश एसएलपी नहीं दायर करनी पड़ेगी, बल्कि जो जजमेंट 2020 में श्री राम शरण मौर्य वाले केस में दिया गया था उसको आपको रिव्यू कराना पड़ेगा। यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यूपी का केस है उसमें डबल बेंच के द्वारा जो डिसीजन दिया गया उसके आधार पर वो भर्ती कंप्लीट हुई है। और साथ ही साथ जो 11 अगस्त का जजमेंट दिया गया वो भी डबल बेंच के द्वारा दिया गया, यानी ऑनरेबल 2 जस्टिस के द्वारा डिसीजन दिया गया है। तो अगर आप इसको एक रिव्यू के तौर पर ले जाएंगे कि चूंकि पहले डिसीजन अलग दिया गया और अब डिसीजन अलग दिया गया, तो इसको आप देखिए यहां पर अगर आपको यह लग रहा है कि दोनों डिसीजन अपने आप में कंट्राडिक्शन है तो ये कंट्राडिक्शन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन में ये कहा है कि जब तक कोई कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे देती है तब तक उसका लीगल पोजीशन बना रहता है। जब 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस समय इसको किसी भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो करार नहीं दिया था, यानी उस समय उसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट अपने ही कोर्ट जजमेंट में ये कह रही है कि जब तक ये लीगल पोजीशन में था तब तक ये बाइंडिंग नेचर का था और सभी राज्य इसको मानने के लिए पूरी तरीके से बाध्यकारी नेचर का ये पूरा नोटिफिकेशन था, यानी कि बीएड को शामिल करना ही था। राजस्थान हाईकोर्ट को गलत ठहराती है माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया वो बिल्कुल ठीक किया माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर। और चूंकि बाद में जाकर के ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार हुआ और ये भर्ती जो उत्तर प्रदेश की भर्ती है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन नहीं थी या फिर हाई कोर्ट में जो मामला पेंडिंग था उसके फैसले के अधीन नहीं थी। आपके मन में एक सवाल आएगा कि श्री आकाश पटेल जी की याचिका अभी भी लंबित है। ध्यान से समझिएगा, हाई कोर्ट की इतनी पावर नहीं होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करे। हाई कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है क्या उसको ओवर रूल कर सकती है? नहीं कर सकती है। 141 आर्टिकल के अंतर्गत हाई कोर्ट बाध्यकारी है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए। अब चूंकि यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया कि बीएड अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं क्योंकि ये बाइंडिंग नेचर का था, और उन्होंने अपने कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा कि बीएड अभ्यर्थियों को आपको चैलेंज अगर करना था तो आपको पहले आकर के चैलेंज करना चाहिए था। और हाईकोर्ट में जो मामला पेंडिंग है वहां पर यह मामला निकल करके आएगा कि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग होते हुए आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं अवगत कराया, या फिर ये सभी मामले आपने उस समय क्यों नहीं बताया। अब यहां पर हाईकोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है जिसमें सुनवाई होना भी प्रस्तावित है, कल की डेट में शायद हियरिंग भी लगी हुई है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवररूल थोड़ी कर देगी हाईकोर्ट। यहां पर अगर कुछ डिसीजन होता है तो जाहिर सी बात है वो डिसीजन लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ही कुछ हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि हाईकोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को ओवररूल नहीं करेगी। आप रजिस्ट्रार का डिसीजन देखेंगे जो कि रिव्यू के लिए अभ्यर्थी गए थे, उसमें यही बातें तो मेंशन की गई हैं कि जो ऑलरेडी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उसको बाद में भविष्य में क्या डिसीजन दिया गया उसको लेकर के आप रीहियर या फिर रीओपन नहीं करा सकते।
बिहार का जो मामला है वो अलग है। बिहार में माननीय हाईकोर्ट ने अंतिम कोई आदेश दिया ही नहीं था, यानी वहां पर जो भर्ती कंप्लीट हुई उसमें हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार अगर चाहे तो इस प्रोसेस को कैरी ऑन कर सकती है, लेकिन जो ये भर्ती होगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। क्या उत्तर प्रदेश में भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम था? नहीं था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतिम फैसले के आधार पर यह भर्ती कंप्लीट हुई है। तो जब एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो अब हाईकोर्ट की इतनी पावर नहीं है कि वो उसको ओवर रूल कर पाए। हाँ, हाईकोर्ट अपनी तरफ से यह डिसीजन जरूर देगा कि बीएड अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं है, लेकिन अंतिम डिसीजन आपको सुप्रीम कोर्ट से लागू करवाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो रजिस्ट्रार वाला वो फैसला आ जाएगा कि 2020 में हमने अपना डिसीजन दिया। आप हिमाचल प्रदेश से जोड़ करके देखिए, हिमाचल प्रदेश में यही तो हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, बावजूद इसके वहां पर बीएड अभ्यर्थी सेफ हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि 2021 में जब डिसीजन दिया गया 26 नवंबर 2021 को, ध्यान से समझिएगा, 26 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट यह डिसीजन देती है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र हैं, क्योंकि वो बाइंडिंग नेचर का था। उससे एक दिन पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था, लेकिन ये चूंकि डिसीजन रिटन फॉर्म में आते आते थोड़ा टाइम लग गया, इस वजह से इसको कंसीडर नहीं कर पाई माननीय शिमला हाईकोर्ट। और इसकी वजह से उन्होंने जो डिसीजन दे दिया था, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी उन्होंने रिव्यू जब किया गया तो उस रिव्यू को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जब हमने अपना डिसीजन दिया था उस समय जो परिस्थितियां थी या फिर जो उस समय रिकॉर्ड पर सारे डिटेल थे उसके हिसाब से बीएड अभ्यर्थी पात्र थे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर भी उन्होंने अपना रिव्यू जो केस फाइल किया गया था उसको खारिज कर दिया। यही मामला तो यूपी में भी बन रहा है। यूपी में आप ऐसे समझिए कि यूपी में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ठीक था। अब अगर आप उसको रिव्यू कराने जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट यही तो बोलेगी ना कि 3 साल बाद आपका डिसीजन क्या आया, क्या बदल गया परिस्थिति, उसके बाद से उस समय जब हमने डिसीजन दिया था तो वो लीगल पोजीशन में था। हाईकोर्ट में जो मामला पेंडिंग है वो मामला आप उसको इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हाईकोर्ट कभी भी ओवर रूल नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर के। हाँ, यहां से ये ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जैसे आप ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज का डिसीजन देखेंगे तो जो बातें निकल करके आई हैं कि आगे की भर्तियों के लिए ये चीज़ें प्रभावी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये पास्ट की भर्तियों को डायरेक्टली इंपैक्ट डाल दे। हाईकोर्ट में जो मामला पेंडिंग है ये वही बातें निकल करके आएंगी कि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाई, और चूंकि ये भर्ती कभी भी हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रखी ही नहीं गई और ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी तब तक वहां पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, और जब अंतिम आदेश आया तब जाकर के नियुक्ति पत्र दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर यह नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवर रूल कर देगी। देखिए, भविष्य में जाकर के क्या परिस्थितियां बन जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति के हिसाब से 69,000 में बीएड अभ्यर्थी पर कोई भी खतरा नहीं दिख रहा है। बिहार के मैटर से इसको जोड़ करके मत देखिएगा। बिहार वाले मैटर में माननीय कोर्ट के फैसले के अधीन रखी गई थी उनकी नियुक्ति पत्र, वहां पर कोर्ट जजमेंट में साफ तौर पर मेंशन किया गया है। अगर आप सुबह का वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से बीएड अभ्यर्थी वहां से क्यों बाहर हो गए 2 साल की नौकरी के बावजूद भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो भर्ती हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई थी, ना तो जो मामला लखनऊ खंडपीठ में पेंडिंग है उसके भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई है। जब उसके सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई है तो कहां से पॉसिबल है? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश पर हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल करने का पावर किसी भी हाईकोर्ट को नहीं होती है। इस वजह से हाईकोर्ट उससे ओवर रूल करते हुए शायद डिसीजन ना दे यहां पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए। इस वजह से 69,000 के शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। और जो भी बातें सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही है कि बीएड अभ्यर्थी आज के कोर्ट के आदेश के आधार पर बाहर हो गए, ये हाईकोर्ट का जजमेंट आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं है। यहां पर तो साफ शब्दों में हाईकोर्ट ये कह रही है कि इस प्रकार का कोई केस बनता ही नहीं है। जब रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल चुकी है और अगर राज्य सरकार उससे मना करती है एग्री करने से, तब तो ये केस बनता ना। अभी राज्य सरकार तो मना भी नहीं कर रही है और राज्य सरकार उसे मना कर भी नहीं सकती है क्योंकि ये बाइंडिंग नेचर का है। इसी वजह से तो उन्होंने 2018 में अमेंडमेंट किया था, क्योंकि वो उस समय 28 जून 2018 का बाइंडिंग नेचर का था। अब जो कोई वो रद्द हो चुका है तो एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर 4 सितंबर को जो नया पत्र जारी किया गया सभी राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ये भी बाइंडिंग नेचर का है। तो इससे भी राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती, और राज्य सरकार इनकार कर भी कहां रही है? वहीं तो हाईकोर्ट अपने जजमेंट में लिख रही है कि राज्य सरकार ऐसा थोड़ी है कि वो इनकार कर रही है। तो ये कोई केस बनता ही नहीं है। फिर भी जो अभ्यर्थी कोर्ट गए थे उनके एक तरीके से एंटरटेन करने के लिए ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को निर्देशित कर दिया है कि आप जितना जल्दी हो सके इस पर आप एक्शन ले लीजिए, और जो नोटिफिकेशन 4 सितंबर को जारी किया गया उसके आधार पर आप अपना संशोधन कर लीजिएगा। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर इसका कोई भी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के आधार पर वो भर्ती कंप्लीट हुई है। इस वजह से अभी के हिसाब से
उत्तर प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं 69,000 में, वो लगभग सेफ हैं। उम्मीद करता हूं सारी परिस्थिति आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।